Hello everyone, I am Amit Sharma, your mentor and guider for the free cybersecurity certificate course powered by NetGuardians. So, once again welcome back to you all in day 12. ओके आज है हमारा सेशन 12 जहाँ पे हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हाँ, कुछ लोगों को पता होगा ये टॉपिक ओके जो कि है OWASP। अब ये क्या है? तो ये बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है आज जो हम पढ़ने वाले हैं, बट हाँ इंडस्ट्री में इसी नाम से जाना जाता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। पर उससे पहले अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज्वाइन हो जाओ इस कोर्स में जो कि फ्री कोर्स है। और इस कोर्स में तुम्हें जैसे यहाँ मैंशनड है कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। सो डोंट मिस आउट। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लेलिस्ट को सेव कर लो और सेशन को लाइक कर दो ताकि मुझे नेक्स्ट सेशन के लिए मोटिवेशन मिले। तो चलो शुरू करते हैं फटाफट। तो आज हम देखने वाले हैं OWASP क्या होता है। जैसे मैंने बताया कि OWASP क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज़ OWASP। तो बेसिकली OWASP का जो फुल फॉर्म है वो है ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है OWASP का फुल फॉर्म क्या है, ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। तो ये है क्या? तो बेसिकली ये ग्लोबल ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन है जो वेब एप्स को सिक्योर बनाने के लिए गाइडलाइंस और टूल्स प्रोवाइड करता है टाइम टू टाइम। ओके हर कुछ सालों में या फिर हर कुछ टाइम के बाद जो OWASP है वो अपनी टॉप 10 लिस्ट अपडेट करता है। टॉप 10 लिस्ट मतलब वो एक लिस्ट बनाता है जिसके अंदर उस टाइम के टॉप 10 तुम बोल सकते हो हार्मफुल या फिर मलेशियस अटैक्स या फिर बग्स होते हैं जिसके थ्रू हम किसी भी वेबसाइट या एप्लीकेशन को आराम से हैक कर सकते हैं, उनकी सिक्योरिटी को हम आराम से ब्रीच कर सकते हैं। तो ये है एक छोटा सा ओवरव्यू कि होता क्या है OWASP। ओके तो होप आपको OWASP के बारे में थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं और इसके बारे में। सो OWASP जो है उसने अपनी लास्ट अपडेटेड लिस्ट जो है वो रिलीज़ की थी। जैसे मैंने बताया कि OWASP अपनी कुछ समय समय पे टॉप 10 लिस्ट बनाते रहता है, तो उसने अपनी लास्ट टॉप 10 लिस्ट अपडेट की थी 2021 में, लगभग कुछ 4 या 3 साल पहले। अभी 2025 चल रहा है तो 3 साढ़े 3 4 साल बोल सकते हैं हम अच्छे से, ठीक है। तो इस लिस्ट में क्या होता है, इस लिस्ट में होता है कि रियल वर्ल्ड फीडबैक, ठीक है। फीडबैक मतलब कि जो टॉप कम्युनिटी के एक्सपर्ट्स होते हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, प्रोग्रामर्स, जो ये सब होते हैं वो फीडबैक देते हैं हर बग को, हर अटैक को, जिसके थ्रू उन फीडबैक के रिजल्ट पे सारी लिस्ट रेडी होती है जिसमें नंबरिंग मिलती है हर अटैक को, हर बग को, ठीक है। और वो लिस्ट किस काम आती है? वो लिस्ट काम आती है उसको, अब जो नया डेवलपर है वो क्या करेगा, अगर कोई नया डेवलपमेंट चालू है किसी एप्लीकेशन पे, किसी वेब एप्लीकेशन पे, तो वो क्या करेंगे, वो इस लिस्ट का रेफरेंस लेंगे और उससे सीख के एक सिक्योर ऐप बनाने का कोशिश करते हैं वो, ठीक है, ताकि वो जो मलेशियस वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो उनके सिस्टम में या वो उनके एप्लीकेशन में ना हो। तो ये यूज़ होता है OWASP की टॉप 10 लिस्ट का। ओके सो जो 2021 में OWASP की लिस्ट आई थी उसके अंदर कौन से टॉप 10 बग्स थे जिन्हें मेंशन किया था OWASP की टीम ने। तो पहले हम उनका नाम देखते हैं, फिर एक एक करके हम सारे बग्स को अच्छे से देखेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। सो जो सबसे पहला बग है वो है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। डोंट वरी, यहाँ पे मैंने खाली नाम मेंशन करवाया है अपनी टीम से। आगे चल के हम एक एक स्लाइड में अच्छे से देखेंगे कि ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, क्रिप्टोग्राफिक फेलियर क्या होता है, इंजेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो पहले पे आता है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, सेकंड पे आता है क्रिप्टोग्राफिक फेलियर, थर्ड पे आता है इंजेक्शंस मतलब कमांड इंजेक्शन हो गया, एक्सएसएस इंजेक्शन, SQL इंजेक्शन जिसके थ्रू हम डेटाबेस से डेटा रिट्राइव करते हैं अनऑथराइज होके भी। उसके बाद आता है हमारा इनसिक्योर डिज़ाइन, फिर आता है सिक्योरिटी मिसकन्फिग्रेशन, वल्नरेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट्स। 7th नंबर पे है हमारा आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन फेलियर्स। 8th नंबर पे है सॉफ्टवेयर एंड डेटा इंटीग्रिटी फेलियर्स। 9th नंबर पे है सिक्योरिटी लॉगिन एंड मॉनिटरिंग फेलियर्स। देन फाइनली 10th नंबर पे है सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी, ठीक है, SSRF। तो ये हैं हमारे अभी के टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़ जो कि OWASP की टॉप 10 लिस्ट में लिस्टेड है। तो चलो अब एक एक वल्नरेबिलिटी को आगे चल के देखते हैं हम। तो पहला है हमारा ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। अब ये क्या होता है? तो इसे हम कुछ ऐसे समझते हैं कि जब यूज़र को वो डेटा या एक्सेस मिल जाता है तो उसके पास राइट्स नहीं है, ठीक है। मतलब अगर एग्जांपल की तुम समझने की कोशिश करो, अगर यूज़र प्रोफाइल में ID चेंज करके दूसरे का अकाउंट एक्सेस कर ले, सो ये पॉसिबल नहीं होता। बट हाँ, किसी
एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर पे जो कि टेस्टिंग फेज़ में है, उनके अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं कि तुमने लॉगिन किया, देन तुम उनका नाम चेंज करके या कुछ चेंज करके उस अकाउंट को टेक ओवर कर लोगे, जिससे होगा क्या कि वो अकाउंट तुम्हारा बन जाएगा। अब फॉर सपोज अगर ये जो बग है ये इंस्टा में आ जाए, तो क्या कर सकते हो तुम किसी बड़े इन्फ्लुएंसर का या बड़ी पर्सनैलिटी का अकाउंट, उसका यूज़र नेम एंड ऑल चेंज करके उसे अपनी आईडी बना लोगे। दैट मीन्स तुम वहाँ पे तुम्हें अकाउंट का एक्सेस मिल गया है, तुम एक्शन परफॉर्म कर पा रहे हो, बट तुम्हारे पास उसके राइट्स नहीं है, तुम उसके ओनर नहीं हो। तो ये होता है हमारा ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। ठीक है ये इसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन था। देन नेक्स्ट है हमारा क्रिप्टोग्राफिक फेलियर। क्रिप्टोग्राफिक फेलियर मतलब जब सेंसिटिव डेटा इनक्रिप्ट नहीं होता या फिर वीक इनक्रिप्शन होता है। मतलब हम सबको पता है एक नेटवर्क पे क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है, या फिर जब भी हम बेसिकली ज़्यादा टॉपिक को एलैबोरेट नहीं करते, यहाँ पे हमारे पास दो डिवाइस है D2 एंड D1। अगर मैं D1 से D2 पे कोई डेटा शेयर करूँ या D2 से D1 पे कोई डेटा रिसीव करने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे एक चीज़ यूज़ होगी, वो होगा इनक्रिप्शन। अब ये इनक्रिप्शन क्या करता है, अगर मैं यहाँ से भेज रहा हूँ कि भाई मेरा नाम अमित है, तो यहाँ पे जाने तक यूज़र को यहाँ पे वो अमित ही दिखेगा, बट इन बिटवीन दिस रूट ये जो अमित है वो इनक्रिप्ट हो जाएगा, मतलब वो हैश फॉर्मेट में या ऐसे किसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे कि अगर कोई अटैकर यहाँ पे बीच में पैकेट को मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, क्या करने की कोशिश करे, मैनिपुलेट या फिर कोई स्पेसिफिक सजेशंस के अटैक्स परफॉर्म करें, तो उसे ये डेटा देखने नहीं मिलेगा, वो उस डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा, वो या फिर उस डेटा को समझ के चेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है, बट ये चीज़ अगर ये बग है जो क्रिप्टोग्राफिक फेलियर, ये जो बग है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो मेरा जो इनक्रिप्शन है वो वीक होगा या फिर होगा ही नहीं, जिससे कि अटैकर इजीली डिटेल्स को चेंज कर सकता है। अब ये क्रिटिकल कब होता है, तो ये क्रिटिकल होता है जैसे देखो अभी तो मैंने यहाँ पे खाली क्या भेजा था, अमित, बट व्हाट इफ़ अगर तुम व्हाट्सएप पे किसी को अपना बैंक डिटेल्स भेज रहे हो, ठीक है, तुम्हें व्हाट्सएप पे किसी से पेमेंट लेना है, किसी से पेमेंट रिसीव करना है, तुमने उसे अपना अकाउंट डिटेल बैंक डिटेल्स भेजा, ठीक है, बट व्हाट इफ़ हैकर्स ने उसे बीच में चेंज कर दिया अपने अकाउंट डिटेल से, तो क्या होगा, तुमने तो यहाँ से अपना भेजा था, यूज़र को रिसीव क्या हुआ, जो हैकर ने यहाँ पे चेंज किया। गलती किसकी है यहाँ पे, गलती किसी की नहीं है, यहाँ पे बस हुआ क्या है, एक छोटा सा बग था क्रिप्टोग्राफिक फेलियर, जिसकी वजह से जो डिटेल्स तुमने शेयर की वो इनक्रिप्ट नहीं हो पाया, या फिर उसके ऊपर जो इनक्रिप्शन लगा था वो वीक था, जिसको हैकर ने इजीली रीड कर लिया और चेंज कर दिया, जिससे कि अब अगर ये बंदा पेमेंट करेगा तो वो पेमेंट किसके पास जाएगा, हैकर्स के पास, और तुम्हें क्या मिलेगा, कुछ नहीं। ठीक है, यूज़र ने पेमेंट भी कर दी, तुमने अपना अकाउंट डिटेल्स भी भेजा था, बट पेमेंट हुई भी नहीं, और जो सारा पैसा था वो कौन ले गया, वो एक हैकर लेके चले गया। ठीक है, इसलिए जो भी चैटिंग प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे तुम एक दूसरे से चैट करते हो, वो क्या बोलते हैं, वी आर एंड टू एन इनक्रिप्टेड, हमारा इनक्रिप्शन बहुत स्ट्रांग है, दैट मीन्स उनके पास ये जो बग है क्रिप्टोग्राफिक फेलियर ये नहीं है, ये उनके सिस्टम में नहीं है। तो ये है हमारा सेकेंड लिस्टेड बग, क्रिप्टोग्राफिक फेलियर। नाउ आगे बढ़ते हैं, थर्ड है इंजेक्शन। अब इंजेक्शन क्या होता है, देखो तुमने कई बार इंस्टा रील्स पे या बहुत जगहों पे देखा होगा कि हैकर्स यूज़ करते हैं इन्वर्टेड कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा 1 इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा 1। ये क्वेरी को तुमने बहुत बार देखा होगा, बेसिकली एक एसक्यूएल की क्वेरी है, यहाँ पे भी देखो ये लिस्टेड है यहाँ पे एडमिन और 101। ठीक है, ये उसी का एक टाइप है। तो ये क्या है, ये बेसिकली है एसक्यूएल की एक क्वेरी। अब ये क्या करता है वो मैं समझाता हूँ आगे। पहले इंजेक्शन का मतलब क्या होता है कि अटैकर इनपुट, जहाँ पे फॉर सपोज हमारे पास एक वेबसाइट है, ठीक है, हमारे पास एक क्या है, वेबसाइट का सर्च फीचर है हमारे पास, यहाँ पे हमने कुछ इनपुट डाला, इनपुट के थ्रू हमने एक मलेशियस कोड इंजेक्ट कर दिया सिस्टम के अंदर, जैसे SQL, OS कमांड एक्सेट्रा, और हमें उसका रिजल्ट भी मिल गया। ये हम प्रैक्टिकल सेशन में देखेंगे आगे। ठीक है, मैंने उसको क्या डाला है, कोड डाला, फॉर सपोज देखो गूगल फॉर्म नहीं, लॉगिन फॉर्म सबको पता है, सबने भरा होगा लॉगिन फॉर्म, कहीं ना कहीं लॉगिन करते रहते हैं यार हम लोग, तो लॉगिन फॉर्म सबने भर रहा है, वहाँ पे क्या चीज़ें चाहिए रहती है, पहला बॉक्स आता है यूज़र नेम, दूसरा बॉक्स आता है पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये इनपुट बॉक्स है। तो अगर यहाँ पे मैंने कोई ऐसी क्वेरी या कोई ऐसा SQL कमांड डाल दिया जिसके थ्रू मैंने डेटाबेस को कंफ्यूज कर दिया कि मैं ऑथराइज पर्सन हूँ या नहीं हूँ, तो वो क्या करेगा, मुझे कन्फ्यूज़न में अंदर भेज देगा। बेसिकली ये मशीन्स के रिलेशन में बात कर रहा हूँ मैं, वो मुझे बाहर रोक के नहीं रखेगा क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे ट्रैफिक्स आते होंगे, तो वो क्या करेगा, अरे हाँ ठीक है भाई तू जा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक क्वेरी रन करके उसे कंफ्यूज कर दूंगा
ये समझने के लिए कि मैं ऑथराइज पर्सन हूँ या नहीं हूँ। अब वो कैसे होगा, तो उसके लिए मैंने तुम्हें बताया, ये एक क्वेरी होता है और 1 इज इक्वल टू 1। अब ये मैं समझाता हूँ तुमको क्या होता है। देखो, तो जो मैंने लिखा है यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा ब्लैंक और 1 इज इक्वल टू 1, ये क्या बोलता है, ये कुछ ऐसा है। अब देखो, हम कभी भी जब कहीं पे लॉगिन करते हैं, जैसे मैंने बताया, तो हमें दो चीज़ें मांगता है। वो दो चीज़ें कौन कौन सी, दो चीज़ें मांगता है। पहला तो आएगा हमारा यूज़र नेम, ठीक है, और दूसरा क्या आएगा हमारा पासवर्ड। ओके, पासवर्ड को मैंने शॉर्ट में लिखा है पासवर्ड, ठीक है, पास। यूज़र नेम में फॉर सपोज मैंने डाल दिया अमित और पासवर्ड में 1 2 3 4, ये मेरा हो गया क्रेडेंशियल्स। अब ये चीज़ जैसे ही मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा, बटन पे क्लिक करूँगा या फिर सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा, बैकएंड में एक क्वेरी रन होती है। वो क्वेरी कैसी होती है, वो होगी सिलेक्ट, एक सेकेंड, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र वेयर यूज़र नेम, डोंट वरी मैं समझाता हूँ, इज इक्वल टू, ठीक है, यूज़र नेम इज इक्वल टू अमित एंड पास इज इक्वल टू 1 2 3 4 और एंड। अब देखो, डरने वाली बात नहीं है, बहुत ईजी स्टेटमेंट है, मैं समझाता हूँ यहाँ पे। देखो, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मतलब सिलेक्ट करो सारी चीज़ों को जो भी तुम्हारे पास अवेलेबल है डेटाबेस में, ठीक है। ये कहाँ पे रन हो रहा है, डेटाबेस में। तो ये डेटाबेस को क्या बोल रहा है, सिलेक्ट करो सारी चीज़ को जो भी तुम्हारे पास अवेलेबल है, किस सेक्शन के अंदर या फिर किस कॉलम के अंदर, यूज़र कॉलम के अंदर, ठीक है। अब जब भी तुम पासवर्ड या कोई चीज़ें सेव करते हो तो वो कुछ ऐसे सेव होंगी एक अच्छे से सिस्टमेटिक फॉर्मेट में, कि यहाँ पे तुम्हारा यूज़र नेम और यहाँ पे पासवर्ड। तो ऐसी ही एक लिस्ट होगी डेटाबेस के पास जिसमें बहुत सारे यूज़र्स के डिटेल्स होंगे, जितने भी यूज़र्स वहाँ पे लॉगिन करते हैं या यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे कोई है ऐसे, उसका भी पासवर्ड कुछ होगा, फिर मेरा अकाउंट है अमित, उसका पासवर्ड है 3 4, देन कोई यूज़र है एंड कोई यूज़र है। तो मैंने उसे क्या बोला कि सिलेक्ट कर लो ये पूरे डेटाबेस को यूज़र के लिए। तो वो क्या करेगा, इस पूरे पोर्शन को, इस पूरे पोर्शन को सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। जहाँ पे यूज़र नेम अमित हो, अब वो क्या करेगा, सर्च करना स्टार्ट करेगा एक एक करके, अच्छा ये, फिर उसे क्या बोला है मैंने, कहाँ पे रुकना है तुम्हें, जहाँ पे जो यूज़र नेम है वो अमित मैच हो जाए, जहाँ पे तुम्हें यूज़र नेम इज इक्वल टू अमित मिले वहाँ पे रुक जाना। तो वो सारी चीज़ों को देखेगा, फिर वो क्या बोलेगा, अच्छा यहाँ पे यूज़र नेम अमित हो गया है, ओके, एंड उसका जो पासवर्ड हो वो 1 2 3 4 हो। यूज़र नेम अमित है और उसका जो पासवर्ड है वो 1 2 3 4 है। अगर ये चीज़ मिल गई तो ये क्या बोलेगा, हाँ भाई यूज़र हमारा है, इसे अंदर भेज दो। तो क्या हो गया, हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। समझ में आया, ये क्वेरी ऐसे काम करती है। तो इधर मैंने क्या किया, उसे यूज़र नेम और पासवर्ड दिया, बट व्हाट इफ़ मेरे पास यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है, मुझे ऐसे ही लॉगिन करना है, तो मैं क्या करूँगा, अभी मैं समझाता हूँ कि एज अ हैकर मैं क्या करूँगा। मैं यूज़ करूँगा कमांड इंजेक्शन टूल का, अरे सॉरी, कमांड इंजेक्शन अटैक का या कमांड इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी का, एसक्यूएल इंजेक्शन, एक्सएसएल इंजेक्शन, तुम कुछ भी बोल दो उसे, ठीक है। देखो ये कैसे काम करती है मैं बताता हूँ। ये देखो, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये एक ब्लैंक स्पेस है, ब्लैंक है, और यहाँ पे क्या है, 1 इज इक्वल टू 1। अब देखो, अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दो और ट्रू और फॉल्स में इसे समझने की कोशिश करो, तो ट्रू और फॉल्स में कैसे समझोगे। अच्छा ये बताओ मुझे, क्या एक के बराबर होता है, 1 इज इक्वल टू 1 होता है, तुम बोलोगे यस सर, ये होता है ट्रू। अब अगर मैं पासवर्ड में ये चीज़ डाल दूँ कि या तो मेरा पासवर्ड जो है वो ब्लैंक है या फिर मेरा पासवर्ड 1 इज इक्वल टू 1 है, तो डेटाबेस क्या रीड करेगा, पासवर्ड ब्लैंक, अच्छा नहीं ये फॉल्स है, और पासवर्ड 1 इज इक्वल टू 1, हाँ एक के बराबर होता है। इनडायरेक्टली पहले वो क्या बताएगा, पहले वो बोलेगा नहीं भाई तुम फॉल्स हो, फिर वो बोलेगा अच्छा 1 इज इक्वल टू 1 तो होता है, तो स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, ट्रू। और जैसे स्टेटमेंट ट्रू होगी हमें लॉगिन मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया, ओके। इसे तुम ऐसे समझ सकते हो कि एग्जांपल के थ्रू, कि तुम्हारे घर पे एक लॉक है, वॉइस लॉक है, या फिर ऐसा ही एक लॉक है जिसको तुम्हें यूज़र नेम एंड पासवर्ड देना होता है वॉइस कमांड के थ्रू, या हाँ वॉइस कमांड के थ्रू। तो तुम उसे क्या बोलते हो कि यूज़र नेम अमित, पासवर्ड 1 2 3 4, वो गेट ओपन कर देता है। बट तुम अगर उसे ऐसा बोलो कि
मुझे अंदर आने दो या फिर मैं अंदर ही हूँ। ठीक है, मुझे अंदर आने दो या फिर मैं अंदर ही हूँ। तो थोड़ा तुम्हारा जो सिस्टम है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि इसे अंदर आने दूँ या ये तो पहले से ही अंदर है। अगर वो पहले, सिस्टम क्या सोचेगा, अगर ये पहले से अंदर है मतलब मुझे भाई अनऑथराइज एक्सेस है, मुझे बाहर निकालना पड़ेगा, बाहर निकालने के लिए गेट खोलना पड़ेगा, और जैसे ही गेट खुला तुम अंदर घुस जाओगे, मतलब योर लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है इन्वर्टेड कॉमा और 1 इज इक्वल टू 1, ये क्या बोलता है, या तो मेरा पासवर्ड फॉल्स है या तो मेरा पासवर्ड कुछ नहीं है, जो कि ये कंडीशन हमेशा फॉल्स होती है, और जो 1 इज इक्वल टू 1 है ये कंडीशन हमेशा ट्रू होती है, जिसके थ्रू सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है और वो तुम्हें लॉगिन एक्सेस दे देता है। बट कब दे देता है, जब उसके अंदर ये इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी हो। तो होप तुम्हें ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझा तो एक बार कमेंट कर देना, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्स योर कमेंट, या डीएम कर देना किसी भी प्लेटफॉर्म के जिसके लिंक्स तुम्हें मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। मैं वहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर दूंगा। फिर भी ना समझे एक बार कमेंट कर देना, मैं इसे नेक्स्ट लेक्चर में फॉर श्योर कवर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो चलो अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है, एक सेकेंड, यहाँ पे एक गायब हो गया शायद से, 1 2 3 4 1 2 3 9 8 7 6 5। ओके, यहाँ पे 4th वन नहीं है स्लाइड में। ठीक है, मैं 4th वन मैनुअली कवर कर देता हूँ। 4th वन हमारा क्या था, जस्ट अ मिनट, लेट मी सी। 4th वन इनसिक्योर डिज़ाइन। अब देखो इनसिक्योर डिज़ाइन क्या होता है कि जो ऐप आप डिज़ाइन कर रहे हो या फिर डिज़ाइन करते टाइम ही सिक्योरिटी का ध्यान नहीं दिया हो, उस ऐप को डिज़ाइन करने के टाइम सिक्योरिटी का ध्यान नहीं दिया हो, तब ये वल्नरेबिलिटी आती है। ठीक है, जैसे कि लॉगिन करते टाइम रेट लिमिट ना हो, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स कर सकता हूँ मैं। ठीक है, अब कैसे, देखो मैं ऐसे बताता हूँ। फॉर सपोज तुमने एक लॉगिन सिस्टम बनाया। ठीक है, क्या बनाया तुमने, एक लॉगिन सिस्टम। मैं बता रहा हूँ कौन सा, ये 4th वाला। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तुमने एक लॉगिन सिस्टम बनाया, बट उसके ऊपर तुमने लिमिट नहीं लगाई। तुमने क्या नहीं लगाया, लिमिट। अब तुम बोलोगे सर लिमिट कहाँ पे, तो देखो लिमिट लगाना होता है कि तुम इतने बार ही पासवर्ड एंड यूज़र नेम ट्राई कर सकते हो। तुमने देखा होगा कि तुम अगर किसी अकाउंट पे या किसी भी ऐसी जगह पे मल्टीपल टाइम्स चीज़ों को परफॉर्म करते हो, तो वो तुम्हारे आईपी एड्रेस को ब्लॉक कर देते हैं फॉर सर्वल टाइम या परमानेंट, वो तुम्हें ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, अब मेरे पास आया था क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एक स्टूडेंट ने मेरे पास रेज किया था ये डाउट कि उसका कुछ फैम पे का इशू आ रहा था। ही वॉज लाइक कि सर मैंने फैम पे सारी चीज़ें बार बार ट्राई की, बट उन्होंने मेरा अकाउंट परमानेंटली लॉक कर दिया है, वो मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, ना तो मैं उसे ओपन कर पा रहा हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे वापस उसे एक्सेस करूँ। तो मैंने बोला देख भाई, तो इस वल्नरेबिलिटी को समझ के चीज़ों को ट्राई कर रहा था बार बार, बट उनके पास क्या थी, लिमिट थी। उन्होंने लिमिट लगाई थी कि एक यूज़र इतने ही फेल्ड अटेम्प्ट्स का ट्राई दे सकता है, अदरवाइज़ वो दोबारा एक्सेस नहीं कर पाएगा अनटिल एंड अनलेस वो कस्टमर केयर से बात करके या उनके ऑथराइज पर्सन से बात करके अपने अकाउंट का जो भी दिक्कत है वो फिक्स करवाएं। ठीक है, तो अगर तुमने लिमिट डाली ही नहीं तो मैं मल्टीपल अटैम्प्ट्स दूंगा। मल्टीपल अटैम्प्ट्स हम कहाँ पे देते हैं, कौन से अटैक्स भी देते हैं, गैस करो फटाफट, कमेंट करो। मल्टीपल अटैक्स हम कहाँ पे देते हैं, तो हम मल्टीपल अटैक्स देते हैं ब्रूट फोर्स में। तो जब भैया तुमने लिमिट ही नहीं लगाई तो मैं लाखों करोड़ों पासवर्ड की जो लिस्ट है उसे ब्रूट फोर्स कर दूंगा, और लाखों करोड़ों में से एक नया कॉम्बिनेशन तो रन हो ही जाएगा। सो जैसे ये रन होगा आई विल गेट द एक्सेस अगेन। तो ये होता है हमारा इनसिक्योर डिज़ाइन वल्नरेबिलिटी। नाउ लेट्स सी द 5th वन, सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन। देखो जैसे नाम से ही पता चल रहा है सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन। सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। सो देखो, जब सर्वर या एप्लीकेशन अननेसेसरी पोर्ट्स को ओपन रखता है, पोर्ट्स क्या होता है मैंने बहुत पहले लेक्चर्स में बता के रखा है, पोर्ट स्कैनिंग, नेटवर्क स्कैनिंग सब कवर है। तो भैया अगर तुम नए हो लेक्चर में तो डायरेक्ट मत बोलना कमेंट में कि सर पोर्ट्स क्या होता है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक बार जाके प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से देखो, सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट कूद के मत आ जाना। ठीक है, डे 1 से चालू करो, चीज़ों को अच्छे से कवर करो। बहुत शॉर्ट लेंथ वीडियोस हैं, 1 से 2 दिन में तुम स्पीड पकड़ लोगे और आ जाओगे हमारे साथ। ठीक है, तो पोर्ट्स क्या होता है, जब अननेसेसरी पोर्ट्स ओपन हो, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उन पोर्ट्स का यूज़ करके किसी भी सिस्टम को टेक ओवर कर सकते हैं। मैंने बताया था पोर्ट स्कैनिंग के कंसेप्ट में। तो ये होता है सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन की एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर करते टाइम उन्होंने ओपन पोर्ट्स छोड़ दिए कुछ तो अपने सिस्टम में, जिसके थ्रू कोई अटैकर सिस्टम के अंदर एंट्री ले लेता है। बस एक छोटी सी वल्नरेबिलिटी, ओपन पोर्ट्स यानी कि सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। होप यहाँ तक कोई दिक्कत ना हो।
अब आगे जो है वो है हमारे पास वल्नरेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट्स। अब ये क्या होता है कि जब कोई आउटडेटेड लाइब्रेरीज या फ्रेमवर्क यूज़ करता है कोई सिस्टम, ठीक है, जिसमें कोई नोन बग हो, जैसे कि इफ़ वी ऑल नो, तो जब भी कोई न्यू सिस्टम लॉन्च होता है, जैसे तुमने सुना होगा कि जब विंडोज़ 11 मार्केट में आया था तो वो बहुत ज़्यादा बग्स से भरा हुआ था, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल था। वो इनडायरेक्टली लोग क्या कहते थे, वो स्टेबल नहीं था। बट आज विंडोज़ ने उसके सारे बग्स को फिक्स कर दिया है धीरे धीरे, और अब वो मार्केट में स्टेबल है, लोग उसे यूज़ करते हैं बिना किसी डर के। तो ये वही होता है कि जब अब विंडोज़ ने पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम वापस से तो बनाया नहीं होगा कि उसने वापस से ज़ीरो से कोड करना स्टार्ट किया, सारी चीज़ें वापस से बिल्ड की, ऐसा वैसा। उसने क्या किया होगा, बेसिकली विंडोज़ 10 का जो सोर्स कोड था उसे कॉपी किया और थोड़ा सा मॉडिफाई किया, ठीक है, और वही मार्केट में रख दिया तुम्हारे सामने विंडोज़ 11। तो अब अगर उसने मॉडिफाई किया तो कोई ना कोई फाइल तो ऐसी होगी, मिसमैच हो गई, नहीं चल रही है, नहीं ओपन हो रहा है, क्रैश हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि भाई वो जो सिस्टम है वो अनस्टेबल है, वो क्रैश हो जाता है, वो चल नहीं पाता, वो फाइल्स मैच नहीं कर रहा है इनडायरेक्टली, ठीक है। तो दैट मीन्स हमने आउटडेटेड कंपोनेंट्स का यूज़ किया, आउटडेटेड फ्रेमवर्क का यूज़ किया, जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि हमें अननेसेसरी डेटास देखने मिल जाते हैं, अननेसेसरी एरर देखने मिल जाते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल मैंने दे दिया अच्छा खासा विंडोज़ का, होप तुम्हें समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं बोल रहा हूँ अगेन, आप इससे जस्ट कमेंट कर देना, ठीक है। मुझे दोबारा पढ़ाने में, दोबारा एक्सप्लेन करने में सेम टॉपिक को कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे इतना है कि तुमको अच्छे से समझ में आना चाहिए। मेरा जो गोल है एक अच्छे साइबर एक्सपर्ट को प्रोड्यूस करना, अच्छा ठीक है, साइबर स्टूडेंट रखना मेरे पास, ताकि वो फ्यूचर में साइबर इंडस्ट्री को, टेक इंडस्ट्री को हेल्प कर पाए, वो सक्सेसफुल होना चाहिए बस। नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन फेलियर्स। अब ये कब होता है, इनडायरेक्टली हमें नाम से पता चल रहा है, आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन फेलियर्स, मतलब जब हमारा जो लॉगिन है, लॉगिन अभी से जॉगिन मत समझ लेना यार, ठीक है, बहुत लोग नहीं तो आ जाते हैं मेरे साथ लेक्चर्स में भी यही होता है, मैं वर्ड्स को ऐसे लिख देता हूँ, स्टूडेंट्स लाइक सर ऐसा वैसा, ठीक है, करेक्ट कर दिया मैंने। लॉगिन सिस्टम जो होता है वो उनका वीक हो, लॉगिन या साइन अप रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो भी है वो वीक होता है, तो वहाँ पे ब्रूट फोर्स अटैक कर सकते हो, ठीक है, और भी अदर अटैक्स को वहाँ पे तुम परफॉर्म कर सकते हो, बाईपास कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। ये कब होता है, ये होता है जब आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिकेशन सिस्टम जो है हमारे एप्लीकेशन का वो वीक हो, वो ज़्यादा स्ट्रांग ना हो। यहाँ पे याद रखना हम ओवरऑल एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, किसी एक चीज़ की नहीं, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ों को देखना। नाउ 8 इज सॉफ्टवेयर एंड डेटा इंटीग्रिटी फेलियर्स, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर एंड डेटा इंटीग्रिटी फेलियर क्या होता है, जब अब इसे कैसे समझाऊँ मैं, तो ऐसे समझ सकते हो तुम कि जब कोई सोर्स है जो हमारे पास आ रहा है नेटवर्क के थ्रू, हमारे सिस्टम के थ्रू, वो किसी ट्रस्टेड सोर्स से नहीं आता, वो किसी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से नहीं आता, या उनका इंटीग्रिटी चेक नहीं होता, तो उसके थ्रू हम कोई मलेशियस कोड जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो बहुत सारी साइट्स हैं जो अनवेरीफाइड हैं आज के डेट में, और वहाँ से अगर हमने कोई एप्लीकेशन, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया जो कि वेरीफाइड नहीं है, जिसको हमने मालवेयर स्कैन नहीं किया, हमारे एंटीवायरस से स्कैन नहीं किया, तो क्या होता है हमारे सिस्टम के अंदर कोई मलेशियस कोड आ जाता है, मलेशियस कोड एग्जीक्यूट हो जाता है, रन हो जाता है, जिसके थ्रू हमारे सिस्टम का पैरेलल एक्सेस मिल जाता है उस अटैकर को या उस हैकर को। इन सिंपल वर्ड्स मैंने ट्राई किया एक्सप्लेन करने का। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, 9th वन, सिक्योरिटी एंड लॉगिन, सिक्योरिटी लॉगिन एंड मॉनिटरिंग फेलियर्स। अब ये क्या होता है कि जब कोई एप्लीकेशन या जब कोई सिक्योरिटी आपकी एक्टिविटी को लॉग नहीं करता या फिर आपको अलर्ट नहीं देता, तब ये चीज़ होती है। मतलब आपको पता होगा आप विंडोज़ में या फिर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में आप हर एप्लीकेशन में जो भी कर रहे हो वो लॉग होता है, वो लॉग होता है, दैट मीन्स वो रिकॉर्ड होता है कि यूज़र ने इस टाइम पे ये किया, इस टाइम पे ये किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा XYZ, ऐसी चीज़ें एक रिकॉर्ड होती रहती हैं, जिससे कि अगर ये यूज़र कॉमन है, अगर ये यूज़र एडमिन यूज़र है या फिर एडमिन वेरीफाइड यूज़र है, तब तो सिस्टम कुछ नहीं बोलेगा। बट जब कोई अनवेरीफाइड सिस्टम में आके, अनवेरीफाइड बंदा सिस्टम में आके चीज़ों में एंट्री करता है या चीज़ों को थोड़ा डाइवर्ट करता है गलत चीज़ों की तरफ, तब सिस्टम तुम्हें क्या करता है, वो अलर्ट राइज करता है। और वो अलर्ट राइज कब करेगा, जब उसके अंदर ये होगा मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग मतलब लॉग करना, चीज़ों को लॉग करना। तो मुझे बोलते हो ना मेरी हर एक्टिविटी सेफ़ है, मैं अनोनिमस हूँ, वो अनोनिमस रहने के भी बहुत तरीके होते हैं। विंडोज़ यूज़ करके तुम एनोनिमस नहीं बन सकते, ब्रेव यूज़ करके तुम एनोनिमस नहीं बन सकते,
ठीक है। हाँ, कुछ हद तक बन सकते हो, पर पूरी तरह एनोनिमस बनना एक डिफ़िकल्ट टास्क है। ऐसा नहीं कि तुम नहीं बन सकते, तुम बन सकते हो, बट थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है, तुम्हें बहुत ध्यान से करना होगा। ठीक है। तो ये होता है मतलब सिक्योरिटी लॉगिन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम का, कि तुम्हारे सिस्टम ने अगर अच्छे से, तुम्हारे एप्लीकेशन ने अगर अच्छे से चीज़ों को समझा नहीं, चीज़ों को लॉग नहीं किया, तुम्हें सही समय रहते अलर्ट नहीं दिया, तो कोई और बंदा आके तुम्हारे साथ तुम्हारे सिस्टम में गेम खेल जाएगा। ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी। अब जैसे मैंने बताया SSRF, अब ये देखो एक चीज़ मैं पहले बता दूँ, कोई ज्ञान नहीं देगा। ठीक है। कोई भी इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा आके ज्ञान नहीं देगा। इसे अलग अलग तरीक़ों से प्रोनाउंस किया जाता है। ठीक है। हर बंदा अलग तरीके से प्रोनाउंस करता है। अगर तुम्हें लगता है मैंने गलत प्रोनाउंस किया, ठीक है, मैंने गलत प्रोनाउंस किया, पर्पस क्या है? सीखना, तो सीखो। ठीक है। करेक्ट करने मत बैठ जाना, सर प्रोनाउंसिएशन ये होगा, ये नहीं होगा। अरे ठीक है यार, सीखो तुम। प्रोनाउंसिएशन तुम्हें पता है, तुम्हें करने आती है, वेल एंड गुड, आई सपोर्ट यू भाई, दिल से सपोर्ट है, तुम आगे जाओ। ठीक है। पर करेक्ट करने मत बैठ जाना। ठीक है। तो चलो समझते हैं कि सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी क्या होता है। तो जब कोई अटैकर सर्वर को फोर्स करता है या इंटरनल सर्वर से रिक्वेस्ट करता है कुछ भेजने के लिए, कि भाई तू मुझे भेज, हम फ्रेंड को कैसा बोलते हैं, भाई एग्ज़ाम टाइम है, कल एग्ज़ाम है, हम हमारे पास नोट्स नहीं है, जो हमारा फ्रेंड होगा उसे रात को 12 बजे तक कॉल लगा लगा के एकदम कान चबालेंगे, अरे भेज, पढ़ना है मुझे, भेज, मेरे पास नहीं है, समझ नहीं आ रहा, भेज। ठीक है। 2-4 शुद्ध वर्ड से उसका शुद्धिकरण कर देंगे हम वहाँ पे। ठीक है। तो ये होता है सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी, मतलब SSRF, मतलब एक ही चीज़ को बार बार मांगते रहना जब तक वो हमें देना दे। ठीक है। कैसे? मतलब मुझे एक सर्वर से एक मलेशियस मेटा डेटा को एक्सेस करवाना है। क्या करवाना है? एक्सेस करवाना है। क्या चीज़? एक क्या एक्सेस करवाना है मुझे? कोई मलेशियस डेटा को। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सर्वर तो उस पर जाएगा नहीं, तो मैं उसे क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ URL दूंगा, एड्रेस दूंगा इन शॉर्ट। ठीक है, कि वो एक्सेस करे। अब ये URL गलत होगा, सर्वर उसे एक्सेस करेगा नहीं, तो मैं उसे क्या करूँगा, बार बार बोलूँगा, अरे तू कर, तू एक्सेस कर, सही है, सब सही है, अरे तू बिंदास एक्सेस कर। ठीक है। अब किसी फ्रेंड को, अगर मुझे होता है ना स्कूल में कि मेरा एक फ्रेंड है, खासकर ये चीज़ें कब होती हैं, ये जब, नहीं वो एग्जाम्पल नहीं दूंगा मैं, नहीं, फिर गलत कमेंट्स आएंगे, स्टार्टिंग फेज में नहीं चाहता वो सब हो आगे। हाँ, मैं एग्जाम्पल चेंज करता हूँ। ये कब होता है? फॉर सपोज टीचर ने कोई आंसर पूछा, अब एक को आंसर आता है और एक को आंसर नहीं आता। अब ये बंदे को आंसर सही आते हुए भी अगर इसके मन में ऐसा है कि नहीं भाई मैं तुझे पिटवाऊंगा, तो ये क्या करेगा? तुम्हें गलत आंसर बताएगा। गलत आंसर बता के मोटिवेट करेगा कि अरे भाई बोल, यही सही आंसर है, अरे उठा हाथ तो बोल, देखता हूँ टीचर कैसे गलत बोलेगी, बोल। और टीचर है बहुत खड़ूस, तुमने गलत बोला, उसने लपेट दिया 2-4 हाथ, ठीक है, तुम्हारे कान के नीचे, मस्त उसने बजा दिया अपना DJ। तो ये होता है तुम्हें अननेसेसरी फोर्स करना गलत चीज़ों के लिए। तो तुम क्या करते हो सर्वर को, सर्वर तुम्हें बोलेगा नहीं भाई ये गलत है, तुम बोला अरे नहीं भाई तू कर, तू जा उस जगह, तू इस डेटा को कर एक्सेस, बहुत बढ़िया डेटा है भाई, पॉपुलर हो जाएगा तू, ये ले इसका एड्रेस, तू जा कर। अब सर्वर ठीक है भाई, सर्वर अच्छा मेरा यूज़र बोल रहा है, चल इतना फोर्स कर रहा है, मैं कर लेता हूँ। मैनिपुलेट करना है इनसे, ऐसा नहीं होगा कि तुमने बोला उसने कर लिया, ठीक है, मशीन है वो भी। मैनिपुलेशन, तुमने उसे किसी तरह से मैनिपुलेट कर दिया और उसने ये चीज़ एक्सेस कर ली, तो वो हो जाता है SSRF अटैक। किसी भी सर्वर को किसी फोर्स के थ्रू या किसी मैनिपुलेशन के थ्रू, ऐसा नहीं है कि मैंने बोला और उसने कर दिया, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का अटैक या वल्नरेबिलिटी है। तो होप तुमको 10 अटैक्स एंड 10 वल्नरेबिलिटीज़ अच्छे से समझ आई होंगी। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट कर दो, मैं वापस से तुम्हें सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा एक दूसरे वीडियो के थ्रू। अगर समझ में आ गया तो नेट गार्डियंस विथ हार्ट कमेंट कर दो यार दिल से, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, जो कि हमारा मेन पॉइंट होता है, मेन फोकस होता है, ठीक है। अब पहला एग्जांपल हम लेते हैं फेसबुक का, जहाँ पे एक्सेस टोकन फ्लॉज यानी कि ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल बहुत साल पहले हुआ था, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इक्विफैक्स अनपैच्ड अपाचे स्टेटस, जो हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है अपने सेशंस में। देन अडोबे अनइनक्रिप्टेड क्रेडेंशियल्स क्रिप्टोग्राफिक फेलियर्स। तुम इन सब के ऊपर रिसर्च कर सकते हो, जस्ट भाई विकीपीडिया नाम की चीज़ें इंटरनेट पे जाके तुम वहाँ पे चीज़ें डिस्कवर कर सकते हो, ठीक है। लेट्स मूविंग टू द नेक्स्ट, हाउ टू स्टे प्रोटेक्टेड। हम कैसे इन वल्नरेबिलिटीज से प्रोटेक्टेड रह सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो पहला तो इनपुट को वैलिडेट करना सीखो। अगर तुम कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, कोई सर्वर बना रहे हो, तो उसको इतना टेक्नोलॉजी तो देना, इतना टेक स्टैक तो देना कि वो इनपुट्स को वैलिडेट कर पाए कि ये सही है या ये गलत है, या तो वो सही होगा या तो वो गलत होगा, तो वो इतना तो कर पाए।
दूसरा, इंक्रिप्शन मेथड यूज़ करो कि जब भी अगर तुम्हारा एप्लीकेशन या डेटा या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र कर रहा है चीज़ों को, तो वो इंक्रिप्शन का यूज़ करे। ठीक है, तुम जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हो अपना सॉफ्टवेयर बनाने में, ट्राई करो कि वो अप टू डेटेड हो। ऐसा नहीं कि तुमने 1999 का मॉडल उठा के पटक दिया कि बस भैया यही मेरा प्रोजेक्ट है, नहीं। ठीक है, रियल टाइम लॉग्स एंड मॉनिटरिंग एनेबल रखो। ठीक है, रियल टाइम लॉग्स एंड मॉनिटरिंग ओपन रखो। इतना तो पावर दो अपने सिस्टम को कि वो लॉग्स को सेव कर सके। थोड़ा सा एक्स्ट्रा डेटा स्पेस लेगा वो डेटाबेस में, बट ठीक है, ऐसा भी नहीं कि तुम्हें वो सालों सालों तक सेव करना है। कब तक सेव करो? एक लॉग को सेव करो कि भाई ठीक है, मैंने 1 ईयर का लगा दिया, 1 साल तक ये मेरे मेन डेटाबेस में रहेगा, उसके बाद किसी और डेटाबेस में मूव हो जाएगा। डिलीट नहीं करना किसी डेटा को। एवरी सिंगल लाइन ऑफ डेटा इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, हर एक सिंगल लाइन ऑफ डेटा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, तुम किसी डेटा को डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद अप्लाई लेटेस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल्स, मतलब जैसे मैंने बताया हम फॉलो कर सकते हैं ओसैप को। अब इसका स्पेलिंग मैं भूल गया, एक सेकेंड, अरे यार एक सेकेंड ना, हाँ स्पेलिंग क्या था, फटाफट याद आ जा, याद आ जा। ओवेस्प नाम पता यार, हाँ सही जा रहा था, ओवेस्प। ठीक है, कोई ना, होता है, फ्लो में भूल गया था मैं। ठीक है, तो ओवेस्प जैसे यहाँ पे हमारे पास है ओवेस्प, हम इसका यूज़ करके हम प्रिंसिपल्स को, लॉग्स को, सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप प्रोटेक्शन देते हैं। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। असाइनमेंट, तो आज का तुम्हारा असाइनमेंट क्या है? तो तुम्हें कोई भी क्या, हाँ, तुम्हें टॉप 10 में से कोई भी एक वल्नरेबिलिटी चूज़ करनी है, उसका एक्सप्लेनेशन, रियल वर्ल्ड केस, प्रिवेंशन मेथड, ये 3 चीज़ें इंटरनेट के थ्रू ढूंढ कर इसके ऊपर अपनी सेल्फ स्टडी कर सबमिट करना है गूगल फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, इतना है, तुम्हें इतना करना है। अगर भाई सीरियसली दिल से पढ़ रहे हो तो इतना कर देना। 5 MCQs तुम्हें मिल जाएंगे अगर बनते होंगे इन टॉपिक्स के ऊपर। आई डोंट नो इन टॉपिक्स के ऊपर तो मुझे नहीं लगता क्वेश्चंस बनेंगे, बट अगर बन पाए, मैं बना पाया, सो आई विल पुट इट इन द गूगल फॉर्म। ओके, नाउ कल का सेशन क्या होगा? तो कल हम देखेंगे प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन होगा ओएसएफ वल्नरेबिलिटीज़ का, एक्सएसएस, आइडोर जैसी थोड़ी बहुत वल्नरेबिलिटीज़, लाइव अटैक्स मैं ट्राई करूँगा यहाँ पे तुमको सिमुलेशंस के थ्रू यानी कि परफॉर्म करके दिखा सकूँ। ठीक है, अगर यूट्यूब की गाइडलाइंस में वो रहा, अदरवाइज़ मुझे नहीं चाहिए कि भाई मेरे ऊपर 10-15 ये मेरे चैनल पे अभी नया नया बेचारा धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और स्टार्टिंग में ही मैं 10-15 रिपोर्ट लेके बैठ जाऊँ। ठीक है, नहीं, बट हाँ आई विल ट्राई। अगर होगा तो मैं तुम्हें गूगल फॉर्म या किसी बुकलेट के थ्रू वो चीज़ें डिलीवर कर दूंगा थ्रू द लिंक। ठीक है, तो होप आज की सारी चीज़ें तुम्हें पसंद आई होंगी, सारी चीज़ें तुम्हें समझ आई होंगी अच्छे से। कहीं भी कोई भी छोटा सा भी क्वेरी है तो कमेंट करके क्लियर कर दो, या कहीं भी सोर्सेस पे जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ पे कनेक्ट करके मुझसे पूछ लो। कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी मत रखो अपने दिल के अंदर, अपने मन के अंदर थ्रू आउट दिस कोर्स, क्योंकि एक सिंगल क्वेरी तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है। ठीक है, तो हर चीज़ को क्लियर रखो, सारी चीज़ों को समझ के लो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई एम अमित शर्मा साइनिंग ऑफ फॉर द डे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप हसलिंग।